So first thing, पहले लिखो, चलो, centroid is the intersection point of three medians. अब से लेकर अगस्त 10 तक जब भी क्लास होगी ना मैथ की, ताकर चुपचाप यहाँ बातें नहीं करना, बैठकर ये 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3. इसमें यू क्लियरली नीड टू वर्क अपनी रेशियोज, आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो उस चीज पर आपको वर्क करने की जरूरत है, उसको चेक करना, ठीक है? तो कभी x को ही x, मतलब आपने जैसे नंबर लिया 2:1 की रेशियो है, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स मैंने स्पॉट की है. यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है, लेट मी से 2 3, और यहाँ ली हुई है 4 5, ठीक है? तुमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को ही 4 से कर दिया, 2 को ही 5 से कर दिया, 2 को 4 से किया और इस 2 को ही 2 से कर दिया, फिर 1 को 5 से किया, 1 को 3 से कर दिया, क्या? ठीक है? फिर एक बच्चा ऐसा भी शायद तुम्हारा ही पेपर है कि प्लस का फॉर्मूला है, माइनस से सॉल्व किया हुआ है, ऊपर माइनस करके नीचे प्लस लिखा हुआ है. प्लीज ये गलतियां मत करो, क्योंकि बहुत छोटी सी मिस्टेक है, नहीं ध्यान देके पढ़ रहे हो, इतनी सी बात ही है बस ये. तो आई रियली वांट यू टू, सिर्फ अब कौन रह गया, एक सानवी, आरुष और एक जसलीन. जसलीन कल साइंस क्लास में आई थी. इस बच्चे का भी ना सच में नहीं रेगुलर है, मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ गया. देन आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इतना चिल्ला चिल्ला कर मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम चेक करना हो तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, फिर भी साइड्स निकालकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पता है कि यहीं नहीं पहुंचने वाले, फिर भी निकालकर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं नहीं आंसर आएगा, हम करके दिखाएंगे. और करके दिखाना होता तो क्लास में मैं सॉल्व करवाती, तो मैंने कहा खुद सॉल्व करो, क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे कि पहले मैं आपको ऑपोजिट साइड इक्वल करके फिर देखूं एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बनी, फिर दूसरी बनाऊं, फिर उनको सॉल्व करूं. नहीं होता. We need more information. That's why we just take this formula, diagonals bisect each other. Next likho, every point on perpendicular bisector is equidistant from end points of line segment. ठीक है? Circumcenter is, एक कबीर नहीं आया आज, और कौन नहीं आया, जसलीन. कबीर क्यों नहीं आया? कोई आइडिया तुम्हारे बच्चे, तुम में से? हाँ जी, कोई आइडिया नहीं? सर्कमसेंटर इज, क्या होता है सर्कमसेंटर? सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल equidistant. Circumcenter is equidistant from three vertices of the triangle. समझ में आ गई ये बातें? ये कुछ बातें हम रोज लिखेंगे ताकि याद रहे, इनको यूज करना. आज ट्राइंगल्स ही करवाऊंगी, सिमिलैरिटी हमने कल की थी स्टार्ट, है ना? और उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो भी आधा. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आई थी सबको? ये बहुत जरूरी चीज है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, वन थिंग, ये समझ में आ गया? अब इसकी यूसेज ना कल से, जैसे सेंट्रॉइड का तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला डायगोनल्स करना आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये चीज आपको समझाऊंगी कल से, डायग्राम बनाकर. ये चार चीजें हमें याद करनी है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सर्कमसेंटर क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, समझ में आ गई बात? ये तो दीज थिंग्स वील रिमेंबर डे बाय डे, ऐसे याद करेंगे. पर पहले मुझे बताओ चैप्टर नंबर 6 सिमिलैरिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें आती है? बीपीटी लिखनी भी आ गई ना सबको, रट गई है ना? कल क्लास में आई वाज वेरी हैप्पी, आई रियली फेल्ट वेरी गुड जब आप चुपचाप बैठकर अपना सारे काम कर रहे थे. तो मैंने उसके बाद पहले शोर मचाया और मुझे नहीं पता, पर मैंने एंटर्ड, एवरीवन वाज राइटिंग, इट वाज गुड. ये तब होता है जब आता हूँ.
जब ना आता हो ना तो फिर जरूर देखने का मन करता है कि वहां से कुछ पूछे, वो क्या लिख रहा है, उसको पोक करें, इसको यहाँ देखें। बट व्हेन ऑल ऑफ यू नो एंड पो इट इन अ स्टोरी फॉर्म, तो सब अपना अपना लिख रहे थे। दैट इज व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्री। अगर एक स्टोरी की फॉर्म में याद करना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको यहाँ से क्यों उठाया, वहां से क्यों उठाया, रिमेम्बर लाइक दिस, ज्योमेट्री बहुत इजी है। डीपीटी समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने आपको दो ही रूल्स करवाए थे, मेजोरिटी में जो यूज करोगे वो है एंगल तीन। ठीक है, एंगल एंगल। दूसरा था एस एस एस, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और थर्ड था एस ए एस, टू साइड्स प्रोपोर्शनल, उनका इंक्लूडेड एंगल। अब ये कैसे हमें देखना है कि अगर एंगल इक्वल है तो कौन सी साइड प्रोपोर्शनल है, हाउ टू फॉर्म द रेशियो। तो मैंने आपको एक बहुत ही देसी तरीके से ना एक रूल समझाया था। एंगल्स के ऑपोजिट साइड एंड साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, वो मैच करते हैं हम। एंगल्स के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, प्रोपोर्शनल। और साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम लिखते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अभी जब भी आप एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन अभी क्लास के घर पे जब भी सॉल्व करोगे, हमेशा कोशिश करना वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखने की। दो बेनिफिट्स है, पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरा, अगर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है, गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस भी ज्यादा है ना। इसमें देखो 16 क्वेश्चंस है, प्लस एग्जांपल्स जो मैं करवाऊंगी। सब क्वेश्चन ना मैं कैटेगरी वाइज करवा दूंगी कि ये इस जैसा है, ये इस जैसा है। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो माना जाएगा ना, वो है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मानते हैं ना, वो 14 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाकी सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब 12th और 14th में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात है। चलो अब आते हैं पहली वाली चीज जो हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन एक ही चीज सोचकर करना। क्या गिरा? आई थॉट सम चांस टूट जाता है, ऐसा लगा। दिस टाइम प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। चलो निकालो भी क्वेश्चन नंबर 1। कितने पार्ट कर लिए थे इसके? थर्ड पार्ट तक किया था, है ना। 5.4 करवा दिया था मैंने आपको साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करना है, एक्सरसाइज 6.2। करो तब तक बुक से देखकर, आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं सिर्फ ओपन कर रही हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर मी टू। क्यों नहीं है बुक? बैग में तो निकाल कर शेयर कर ले बच्चे। 2 मिनट के लिए शेयर कर लो किसी से, ये ले पकड़ और पकड़ ले। बुक नहीं है तो चुपचाप से बैठे हुए हैं। यही ना, मैं तुम्हें मार्क्स कर दूं तो कहो मैम मार्क्स दे दिए, यहाँ से वहां से इधर आधा नंबर क्यों काटा, इधर क्यों काटा। सो दिस इज, आपके पास अगर एक चीज नहीं है ना, पता क्या है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते हम, एफर्ट तो करेंगे ना, उधर उधर आ जाकर उधर हाथ बार उससे मांग मेरी बुक दे। करते कि नहीं करते? ये मार्क्स हो, पेपर के बाद चीटिंग करोगे नहीं करोगे, है ना। सिंपल सी बात है, पेपर होगा, आपको मौका मिलेगा चीटिंग करने का तो करोगे ना, मार्क्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्यों एफर्ट दिखाते हैं हम? तुम इस टाइम पे दिखाना शुरू कर दो तो पेपर में अपने आप मार्क्स आएंगे चीटिंग। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं है, अगर है, और सॉरी सिमिलैरिटी है या नहीं है, और अगर है तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है। आ राघव ठीक है, आगे से बुक नहीं हो ना, मैं हल्का सा बस डांटती हूँ, बुक तो दे ही दूंगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरा भी अल्टीमेट मोटिव होता है समझ में आ जाए, पढ़ लो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे 2.5 5 70 70 और 5 और यहाँ पे 10। सो कैन यू सी, अगर एक साइड 2.5 दी हुई है तो यहाँ पर उसके साथ हम 5 को मैच कर सकते हैं, और अगर एक 5 दी हुई है तो उसके साथ 10 को मैच कर सकते हैं। और दोनों में ही एंगल 70 70 है, तो ट्राइंगल सिमिलर तो हो गई। किस रूल के साथ भी? ऐसे है ना, तो जिसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, लिखो व्हेन आई हैव टू राइट, I will write like this: in triangle
अब इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर मैं नहीं लिख रही तो मैं लिखूंगी MNL एंड MNL लिख दिया, PQR लिख दिया। ठीक है, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, जस्ट रैंडमली मैंने ट्रायंगल्स के नेम लिख दिए। तो मैं MN अपॉन PQ इज इक्वल टू ML अपॉन QR। आई कैन सी दिस क्लियरली। ये तो समझ में आ गया। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। सो ट्रायंगल MNL, जब ये सिमिलैरिटी लिखते हैं ना PQR, जब ये सिंबल के साथ, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें मैं कैसे लिखती हूँ, एक ट्रायंगल के नाम को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो MNL लिखा है तो लेट मी राइट LMN। थोड़ा इजी हो जाएगा ना। या यहाँ पर ट्रायंगल PQR कर दिया, एक नाम को फिक्स कर लो। अब आ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पर दिया कौन सा एंगल है, Q। Q यहाँ पर लिखा था, Q के साथ एंगल कौन सा है, Q को मैंने फिक्स किया सेंटर में, तो यहाँ पर भी LMN में सेंटर में फिक्स करूंगी। समझ में आ गया। फिर आ जाओ, साइड MN है यहाँ पर, MN के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, L। यहाँ पे MN के साथ साइड कौन सी थी, PQ। PQ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, R को मैंने क्या लिखा है, थर्ड प्लेस में, तो आई विल राइट L हियर। L रह गया, उससे आपका M रह गया फिक्स होने वाला। समझ में आ गई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मैं टाइम लगा के समझाती हूँ, मुझे पता है मैं 2-3 बार बोलूंगी भी, किसी को नहीं समझ में आई है, स्टिल कंफ्यूजन है, तो आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, बट इफ यू डन इट प्लीज आगे आगे बढ़ते रहो। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ गई। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक हो गया, लिख लिया सबने, इरेज कर दूं ये, सबने लिख लिया ना। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या ये सिमिलर हैं, तो 2.5 एंड आई सी 5, 3 एंड 6 दिख रही है मुझे साइड सही से, है ना। और एक एंगल 80 है और यहाँ पर भी एंगल 80 है, सिमिलरिटी है इसमें। यस यस, 2.5 है और ये 5, 3 है और यहाँ पे 6। ये जो एंगल 80 था ये 5 और 6 वाली साइड के इन बिटवीन बना है, लेकिन यहाँ पर 80 कौन सा एंगल दिया हुआ है, जो अलग से है, तो SAS इस पे नहीं लगता, इंक्लूडेड एंगल नहीं है इन ट्रायंगल ABC। चाहे एंगल इक्वल है लेकिन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रही, इंक्लूडेड एंगल नहीं है ये। समझ में आ गया, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दैट्स व्हाई द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बात क्लियर आई सबको, बात क्लियर हुई है, द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज हियर लिखो, इन ट्रायंगल ABC 80 डिग्री इज नॉट द included angle between sides AB and BC। समझ में आ गया, इसलिए सिमिलैरिटी नहीं है। आर वी क्लियर एवरीवन। सिक्स पार्ट समझ में आ गया इतना। और जिनकी फीस जो है, फीस भी अपनी डिपॉजिट करवा दो, और प्लीज बार बार मुझे बोलना ना पड़े। अब इन द नेक्स्ट फिगर DEF दिया हुआ है और PQR दिया हुआ है, E और Q एंगल इक्वल है, यहाँ पे D है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है। क्या करना चाहिए, दूसरा एंगल निकाल दीजिए, कितना आएगा, तो क्या दो एंगल्स दो के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा, E एंड Q आर इक्वल, F एंड R आर इक्वल, तो यहाँ पे D लिखा, यहाँ पे P लिखा, ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर, और दो एंगल्स के साथ हमने इनको सिमिलर कर दिया।
तो अगर दो एंगल्स इक्वल है तीसरा भी इक्वल होगा। कुछ ऐसे अगर कभी अगर दी हो दो एंगल्स निकालकर दोनों ट्रायंगल में, तो आपने क्या करना है तीसरा भी निकाल लेना एंड देन कंफर्म। क्लियर होगी बात? ये सिक्स पार्ट क्लियर है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब मैं ये नहीं ओपन करूंगी बुक, राइट। अब आएंगे क्वेश्चन 2 करें पहले। क्वेश्चन नंबर 2 ही पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 3 नहीं करेंगे। ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन पहले कवर कर लेंगे सारे, ठीक है। ट्रेपीजियम वाला इकट्ठा फिर करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव, चलो पहले क्वेश्चन 2 करते हैं, उसके बाद एग्जांपल 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। पहले सभी कोशिश करूंगी ट्रायंगल समझा दूं, फिर ट्रेपीजियम सारे इकट्ठे कर ले ताकि समझ में आए कि किसमें क्या हो रहा है। और जो आपका 14th और 16th क्वेश्चन है, सॉरी 12th और 14th क्वेश्चन है, वो थोड़ा आराम से करवा दूं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है, इस फिगर में ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है। कैसे? ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। तो कुछ ऐसे हमें फिगर बनाकर दी हुई है, दो लाइन, उसके बीच में ना ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं और इनकी नेमिंग दी हुई है यहाँ पे डी सी ओ, और यहाँ दे दिया ए एंड बी। दिस इज 125 डिग्री और ये क्या है 70 डिग्री, ठीक है। तो गिवन में है द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल बीओसी इज 125, एंगल सीडीओ इज 70 डिग्री। टू फाइंड कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं, एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ, एंगल ओ ए बी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है ओडीसी और ओबीए, तो पहले तो इन दोनों को क्या मानकर चलना है, क्या दिया हुआ है ये, किसके अकॉर्डिंग ये एंगल्स दिए होंगे या नेम्स दिए होंगे, क्या बोलते हैं उसको, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ओडीसी में एंगल ओ, ये वाला, इज इक्वल टू ओबीई में एंगल ओ। 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आई? कि अगर मैं एक ट्रायंगल में एंगल डी की बात कर रही हूँ जो कि ये वाला है, तो उसके दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल बी की बात कर रही हूँ कि जो ये वाला है। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मुझे नाम दिए हुए हैं ना ट्रायंगल्स के, और ये बीच में सिमिलैरिटी साइन लगाकर दिया हुआ है, तो मतलब 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस डी है। ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं एंगल सी को देख रही हूँ, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में मैं एंगल ए को देखूंगी। तो कल अगर इन दोनों को एक के ऊपर स्टार्ट करना होगा ना ट्रायंगल्स को, तो क्या होगा, ओ के साथ ओ वर्टेक्स मैच करेगा, सी के साथ ए वर्टेक्स मैच करेगा, डी के साथ बी वर्टेक्स मैच करेगा। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। स्टैक करना है रजिस्टर्स को, जैसे अगर मुझे दो रजिस्टर्स को स्टैक करना है, तो आई विल नॉट कीप इट लाइक दिस। स्टैक का मतलब क्या होता है, मैं एज टू एज रख रही हूँ। समझ में आ गया? तो इनके कौन से वर्टिसेस मैच करेंगे, ओ के साथ ओ, डी के साथ बी, सी के साथ ए। क्लैरिटी आ गई? तो अब ये जो डी एंगल 70 दिया हुआ है, एंगल बी कितना हो गया, देयरफॉर एंगल ओ बी इज क्या होगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रीजन लिखोगे, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंसी में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम एक रूल यूज करते थे, क्या था, सीपीसीटी, क्या था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहाँ पर सम टीचर्स दे से राइट सीपीएसटी, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो पता है कि अगर वो साइड्स है तो प्रोपोर्शनल होगी, एंगल्स है तो वो इक्वल होंगे। कुछ टीचर्स कहती है लिख दो, कुछ टीचर्स कहती है ना लिखो, पर हमने क्यों लिखा है, आई वुड राइट की सजेस्ट की लिख दो सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एंगल ओबीए आ गया। वो कहता है एंगल डीओसी निकालो भाई, ये वाला एंगल निकालना है हमें, और एंगल डीसीओ निकालना है, डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल 125 दिया हुआ है, क्या करेंगे,
एंगल सीओ बी प्लस एंगल बीओए इज इक्वल टू 180। लीनियर पैर जैसे मर्जी ले लो, वन एंड द सेम थिंग है ना। अगर इसको लोगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, राइट। तो मैंने अब एंगल सीओ भी हमें दिया हुआ है 125 डिग्री, एंगल बीओए कितना आ जाएगा, एंगल बीओए इज 55। तो मेरे पास ये वाला एंगल 55 डिग्री आ गया, ये मैंने 70 निकाला था। व्हाट अबाउट एंगल ओ ए बी, 180 माइनस 70 माइनस 55, 70 कैसे आ जाएगा, फिर से 125 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट अबाउट एंगल डीओसी 55, क्योंकि क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल डीसीओ 55 सीपीएसटी, किसके इक्वल है ये एंगल, ओएबी। क्लियर हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना। ये अब थोड़ी सी एक फिगर है जो आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का, वैसे दिया हो, वो भी करवाऊंगी। अभी एग्जांपल 4 पे आ जाओ, एक दो न्यूमेरिक क्वेश्चन भी करवाती हूँ, सिमिलैरिटी में जो आते हैं ना। अब बीपीटी और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है, और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद है, पेपर में भी आ जाता है और वो कंफ्यूजिंग भी होता है। ये कर लो, उसके बाद पहले वही करवाऊंगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी फिर अब के पहले। एग्जाम्पल 4 फिगर ड्रॉ करो कम से कम इसकी। वेरी क्वेश्चन कल करेंगे, आज 2 वाले कर ना, तो थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा कौन से करना है। तो हमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये एक्चुअल फिगर है जो ड्रॉ होती है अगर हम रफ हैंड से करें। हमारी पी क्यू आर एस बिल्कुल भी पैरेलल नहीं लगी, वैसे ड्रॉ नहीं करना है पेपर में। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। टू प्रूव क्या है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पीओक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर, है ना। चलो प्रूफ पे आ जाए। जब सिमिलैरिटी आ जाए तो पहली चीज तो रूल कौन सा यूज करना चाहिए हमें, सबसे पहला रूल कौन सा दिमाग में आएगा, एंगल एंगल, है ना। एंगल लेना कैसे है, देखो तीन ही तरह से एंगल बनेंगे, मैंने आपको बार बार कहा था। या तो आपको गिवन होगा कि एंगल इक्वल है, जैसे आइसोसेलेस का एंगल है जी, इसका 40 डिग्री उसका भी 40 है, एक वर्टिकल एंगल 40 दे दिया, बाकी आप निकाल लो अपने आप से, है ना। या फिर पैरेलल लाइन पर कुछ दिया होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में कौन से एंगल्स बन जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। या फिर वो इंटीरियर तो सप्लीमेंट होते हैं, इसलिए इक्वल एंगल्स तो हमारे दो ही आएंगे। और या फिर राइट एंगल बनना शुरू हो जाएगा, एक ट्राइंगल राइट एंगल है, दूसरा राइट एंगल है, तो हमारे पास इक्वल एंगल्स आने शुरू हो गए। फिर तीन तरह से ही हमारे एंगल्स इक्वल आते हैं। तो मुझे ये दो लाइंस पैरेलल दी हुई है, इफ PQ इज पैरेलल टू RS, ट्रांसवर्सल किसको मान लोगे, लेट मी से PSS ट्रांसवर्सल। तो एंगल P इक्वल टू S लिख सकते हैं, आई विल राइट स्टिल QPO इज इक्वल टू एंगल, QPO लिखा है RSO,
और ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा मैंने अगर ये लिख दिया, दूसरा कौन सा एंगल ले सकते हैं, एंगल क्यू एन आर, वो भी ले सकते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट बड़ा आसान है, मैंने इन दो एंगल्स को तो इक्वल ले लिया, अब ये वर्टिकली ऑपोजिट भी ले लिया, ये और भी आसान है। ठीक है, तो अब मैंने तीसरा भी ले सकते हो, आई एम लाइक अवॉइडिंग राइटिंग, कितना अवॉइड कर रही हूँ राइटिंग, दोबारा से लिखो। तो मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल, अब मुझे पता है, मैं पहले वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखती हूँ, मैंने लिखा पीओ क्यू। तो यहाँ पर ना थोड़े से हम स्मार्ट बन जाएंगे, लास्ट में नहीं सोचेंगे, लिखने से पहले मेरे पास होगा कि कौन से एंगल्स इक्वल है। समझ में आ गई बात। ज्योमेट्री में गलतियां कब होती है, जब हम पहले लिख देते हैं फिर बाद में उसको कटिंग करते हैं, ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे, वो नहीं करना है। लिखने से पहले दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कौन से एंगल इक्वल है, चाहे वो पेंसिल से साइड में लिख लो। समझ में आ गई बात, कटिंग बिल्कुल नहीं पेपर में होनी चाहिए, स्पेशली इन ज्योमेट्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया पी, पी के साथ आपने कौन सा एंगल रखा था, एस, फिर मैंने ओ लिखा है यहाँ पर, उसके साथ कौन सा होगा, और फिर तीसरा कौन सा होगा, आर। और इसके अलावा और हिंट क्या है जी, ये टू प्रूव है, ये डायरेक्टली आपको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही लिख कर दिया होगा। समझ में आ गया। तो इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड एसओआर, पहली चीज क्या लिखोगे, एंगल क्यूपीओ इज इक्वल टू एंगल आरएसओ, प्रूव्ड अबव। और हमारे पास आ जाएगा एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एसओआर, क्या होगा ये रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। therefore by AA similarity rule, triangle POQ is similar to triangle SOR, hence proved। एग्जाम्पल नंबर 5, इसके बाद ये भी ना एज इट इज जिससे दिया हुआ है ना पेपर में, एज इट इज ही आ जाता है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसी आपको साइड दी होंगी। फाइन एंगल पी कहते हैं, ऑब्जर्व करो दोनों फिगर्स को और एंगल पी की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो अभी से अगर मैं देखती हूँ ये 3.8 किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3.8, 3.8 को किसके साथ लिखेंगे, क्लैरिटी है हमें। अगर एंगल यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे साथ में, 12, राइट। तो अब मुझे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है, मैंने कहा था ना पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की। मैंने ए बी साइड को किसके साथ मैच किया, आर क्यू, ए बी के साथ एंगल कौन सा था, सी, ए बी के बाद मतलब ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, और यहाँ पर आर क्यू के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, समझ में आ गया, बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए, और पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा है, अब यहाँ पर बी लिख लो और यहाँ पर क्यू लिख लो। तो इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, सी, सी ए दिया हुआ है, हाँ, सी ए अपॉन पी आर। अब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि मैं अब फिगर नहीं देख रही हूँ, मैं यहीं से नाम लिख रही हूँ, सी ए अपॉन पी आर, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन पी क्यू। वो पहले टाइम लगाने का फायदा क्या होगा, बाद में मुझे दोबारा से उसको फिगर को बार बार ऐसे करके नहीं देखना होगा। हमने लिखा डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर सी ए एंड पी आर
AB and RQ, CB and EQ, इक्वल है रेशियो ये, है ना। therefore बाय कौन से रूल हो जाएगा, SSS सिमिलैरिटी रूल, triangle CAB is similar to triangle PRQ। तो एंगल P निकालना है, एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल C, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CPST। एंगल C कैसे निकालोगे, 180 माइनस 80 माइनस 60 किसके इक्वल आ गया, तो एंगल P किसके इक्वल आ गया, समझ में आ गया ये, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। एग्जाम्पल 5 ऑल्सो डन, एग्जाम्पल 6 पे आओ। उसके बाद क्वेश्चन 5 करें। एग्जाम्पल 6 फिगर 6.31 में ना कुछ ऐसे हमें दिया हुआ है, हाँ जी, गिवन लिख रहे हो सब, गिवन हमें दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी, और डॉट जो है ना वो मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब आते हैं प्रूफ पर, पहले सारे यहाँ देखो। अब ना इसमें आता है मैम हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे करना है ऐसे करना है ना, इसे फिगर देखा ना, आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर करना क्या है, मुझे याद नहीं है कि इसको ऐसे लेके जाएंगे, राइट। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, और एंगल ए और एंगल सी को इक्वल करना है, तो बीपीटी नहीं है, बीपीटी रेशियोज की बात करती है, समझ में आ गया। पैरेलल लाइन कुछ भी नहीं दी हुई हमें, ना हम कोई ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं मान लूंगी सिमिलैरिटी से कुछ ना कुछ करना है, तो सिमिलैरिटी में ना अगर एंगल ए और एंगल सी को इक्वल करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, कौन से दो, एओडी, बीओसी या सीओबी, आई डोंट नो, बिकॉज ये दोनों एंगल तो एक है, क्यों है इक्वल ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अब ना गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, ओ ए ओ बी, ओ सी ओ डी, है ना, मतलब मुझे पता है एक एंगल तो मेरे पास इक्वल है ही है, ये मैं क्वेश्चन में अपने आप से रीजन आउट कर रही हूँ कि मैं कैसे अपना प्रूफ लिखूं, क्या लिखूं इसमें, कि मेरे पास एक एंगल तो है, ट्राइंगल सिमिलर करके समझ में आ रहा है। तो मुझे सिमिलर या तो दो एंगल या एक साइड और एंगल सारी साइड, एक एंगल वर्टिकल, या तो दूसरा एंगल निकाल लो, वो दोनों प्रूफ निकाल सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँ, साइड की रेशियो लूं, या तो ए लगाऊंगी या एस एस या एस एस एस, एस 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 में तीनों साइड दी हुई, ए में दो एंगल तो मुझे प्रूव करना है इक्वल, तो वो नहीं लगा सकते, गिवन में दो की रेशियो दी हुई है, तो मैं पहले लिखूंगी यहाँ पर ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब ये तो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, अब इसका मैं क्या करूँ, इसको रेशियो फॉर्म में लेकर आना है ना। तो रेशियो फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, देखो अगर लिखा जाता है ना 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, जैसे नहीं, लेट मी नॉट टेक 2 into 3, हाँ 10 into 2 कितना होता है, और 5 into 4 कितना होता है, दोनों इक्वल है। अब ना रेशियो में ना मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, नंबर्स के साथ करवा रही हूँ, वहां पर ध्यान रखना कि अगर मैं इस 10 के साथ यहाँ 5 को लेके आती हूँ इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 4 था, तो ये जो 2 है ना ये भी यहाँ पर जाएगा, मतलब वहां से कुछ लिया है तो अपने सभी कुछ भेजना होगा, और जैसे लिया है वैसे ही देना होगा, आप लेकर आए हो उसे रखा है डिनोमिनेटर में,
तो लेकर जाओगे उसको भी रखोगे डिनोमिनेटर में। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पर ना या तो मैं ओ ए के साथ ओ सी को लेकर आऊंगी या ओ डी को। थोड़ा सा फिगर देखो किसको लेकर आना चाहिए, ओ सी या ओ डी। वाई नॉट ओ डी? सेम ट्राइंगल हो गया। सिमिलर किसकी बात करता है? दो की। अब ये रीजन आउट करने के लिए ना इतना सब सोचना पड़ा। वहां पे क्लैरिटी होगी जब पेपर करोगे कि क्या लेकर आए, ओडी लेकर आए क्योंकि वो, सॉरी ओसी लेकर आए क्योंकि वो दूसरे ट्रायंगल में है। रेशियो सेम ट्रायंगल के नंबर के साथ फॉर्म नहीं होती। सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो सेम ट्रायंगल के नंबर के साथ फॉर्म नहीं होती। तो मैंने जो इतनी बड़ी स्टोरी सिखाई है वो इसलिए। अब यहाँ से ओसी को अगर किसके पास लेकर आए हो तो ओडी के साथ आपको किसको भेजना होगा? ओबी को। और वही सेम वे में इक्वालिटी है ना, वहां से लिया उतना ही दिया और वही रखा। समझ में आ गई बात ये कि मैंने ओसी क्यों लिया? मैंने क्लास में पहले जब क्वेश्चन करवाया था मैंने कहा ओसी क्यों ले आओ, तो बच्चा पूछता मैम हमें कैसे पता लगेगा आपने ओसी क्यों लिया? समझ में आई बात? ये क्यों लिया वाली बात को क्लैरिटी कैसे करनी है? सिमिलर ट्रायंगल्स टॉक्स अबाउट टू ट्रायंगल, सिमिलैरिटी टॉक्स अबाउट टू ट्रायंगल्स। बीपीटी में एक ट्रायंगल काफी था। समझ में आ गई? तो अगर मैंने एक पार्ट लिया है एक ट्रायंगल का तो उसके साथ मैचिंग में इन द डिनोमिनेटर में दूसरा वाले ट्रायंगल की साइड लूंगी। तो दैट्स व्हाई आई विल टेक ओसी एंड नॉट ओडी, वो तो सेम में ही आ गई। ये क्लियर हो गया? अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एओडी। तो अब यहाँ से ना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस साथ ही बना लेंगे। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल। अच्छा एओडी लिखा है ना, अब एंगल ए के साथ ये बी मैच करता है या सी? ओ ए लिखा था ना हमने, इसमें वर्टेक्स कौन सा मिसिंग है? डी। फिर मैंने साथ में मैचिंग कौन सी लगाई दूसरे की? ओसी। ओसी में वर्टेक्स कौन सा मिसिंग है? बी। इसका मतलब बी और बी कॉरेस्पॉन्डिंग है। समझ में आ गया ना? आपने एओ रेशियो ली, एओ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? डी। उसके साथ ओसी की रेशियो बनाई, उसके साथ ऑपोजिट एंगल कौन सा है? डी। तो इन ट्रायंगल एओडी, ये मेरी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, पेपर में क्वेश्चन में नहीं दी हुई। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी एओ अपॉन ओसी। देखो अब यहाँ से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक भी करनी है ना, मैंने बना तो दी पर साइड बाय साइड में जब लिखती हूँ ना चेक भी करती हूँ एओ और ओसी मैच कर रहे हैं, है ना? और मैंने यहाँ पे ओडी लिखा, ओडी के साथ ओबी मैच कर रहा है। अगर दो साइड मैच कर रही है तो तीसरी अपने आप करेगी। ऐसे ही एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी। ये क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। therefore triangle AOD is similar to triangle COB। ये OF नहीं है, ठीक है? सिमिलर टू ट्रायंगल सीओबी। और कौन सा रूल लिखोगे? SAS। और इसके बाद आप क्या लिख दोगे? therefore एंगल A is equal to एंगल C, एंगल B is equal to एंगल D, और क्या लिख देंगे? CPS। देखो ना इसने प्रूफ में OA के साथ OC लिखा है, वो कहते हैं खुद समझ के लिखो। वो क्यों ब्रैकेट में गिवन लिखकर समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा होता है वाई, है ना? देखा है कभी ऐसी पे दे एक्सप्लेन एंड ब्रैकेट में दे से वाई, तो वो पूछना होता है उससे, मतलब that is what they want you to reason out कि why they've done that particular way। उसने थ्योरम को अप्लाई किया होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? एग्जाम्पल 6 डन। इससे पहले ना एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ, और ये एग्जाम्पल 7 रहने दो। चलो ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 के बाद आपके डाउट्स है? डाउट्स कोई कोऑर्डिनेट के है ना? वेरी गुड। एपी हो गई सारी कि डाउट्स है उसके सबके? कोई डाउट नहीं रहा उसमें? आप देख लो, मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लेना। किसी दिन पढ़ाने का मन नहीं हुआ ना, टेस्ट पेपर तैयार होगा सबको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। और प्रिपेयर रहना, वो एमसीक्यू टेस्ट होगा, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 4 नंबर। 10 क्वेश्चन देंगे दूंगी मैं, सरप्राइज टेस्ट होगा। एपी का हो सकता है, एपी से पहले वाले चैप्टर्स का। ठीक है, तो 10 to 15 क्वेश्चन बस पेपर में मार्क करके मुझे पेपर से दे दें। वो चेक होके आपको मिल जाएंगे, फिर अपने आप सॉल्व करते रहना बात। और तो ऑन द स्पॉट भी चेक हो सकता है ना? मैं आपको 5 मिनट बाद आंसर बता दूं, सब अपने मार्क्स बता दे, काम खत्म। ठीक है, चलो।
Question number 5. S and P are points on sides PR and QR of triangle PQR. तो जितना मैंने पढ़ा उसमें ये समझ में आया कि एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है, तो मैंने कर लिया, है ना। फिर उसने कहा एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन PR एंड QR, तो PR पे S है, QR पे P है, such that angle P is equal to angle RTS, ऐसे ही कुछ है, इसकी फिगर नहीं दी हुई ना। PR एंड QR लिखना था ना, मैंने PQ पे ड्रॉ कर, ठीक है। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that एंगल P, ये वाला एंगल कहते हैं इसके इक्वल है। सो गिवन ट्रायंगल PQR एंड एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P। वो एस एंड टी आर पॉइंट्स वो मैंने सब छोड़ दिया, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और वो कहता है ट्रायंगल RPQ को ना सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल RT। जब ना, अब ये क्वेश्चन ना कैसे चलता है, अगर बहुत स्मार्टली काम करो तो तुम्हें प्रूव करना है ना, तो प्रूव तो होना ही है ना। ये तो है नहीं कि तुम्हें वेरीफाई करने को कहा है फिर तुम्हें कुछ उसमें रॉकेट साइंस लेके आनी है, कि हमें मार्स तक वो भेजना है या चंद्रयान भेजना है कि कुछ नया निकालना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है तो सिमिलैरिटी। अब जो नाम लिखा हुआ है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखा हुआ है, मतलब वो बता रहा है कि इन एंगल्स को इक्वल कर दो, वो कैसे करना है वो आपने देखने हैं, इतना दिमाग तो हम लगाएंगे। तो वो कहता है कि बताओ एंगल RPQ का, RPQ ट्रायंगल का एंगल R और RTS का एंगल R क्या सेम है? क्यों सेम हो गए? कॉमन, सेम एंगल है, कॉमन। एंगल C RPQ का और एंगल T RTS का इक्वल है, क्यों? गिवन है, हो गया ट्रायंगल समझो। तो जहाँ सिमिलैरिटी दी होती है ना और जहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दी होती थी वहां पे नाम के हिसाब से ही आपको प्रूव करना होता, समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRS, सेम एंगल, कॉमन, जो भी आपको लिखवाया गया है। और फिर हम लिख देंगे एंगल RT, एंगल P RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। तो मैंने रब क्यों किया, मैं लिख तो सही रही थी, मैं यहाँ पे RTS लिखने लगी थी, मैंने रब क्यों किया? क्योंकि पहले मैंने कौन सा लिखा है, RPQ, तो जो यहाँ पे सारे लिखूंगी पार्ट्स वो RPQ के होंगे, RTS के राइट हैंड साइड पर आएंगे, ये मुझे दिया हुआ है गिवन। Therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS, कौन से रूल के साथ? by A, hence proof। समझ में आया? तो जहां पे ना सिमिलैरिटी दी होती है ना ट्रायंगल्स की, वहां कोशिश करना, सोच लेना कि वही एंगल्स को इक्वल करना है, किस रूल से करोगे। और कभी रूल ना समझ में आए ना तो लिखाना एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, हो सकता है बात मिल जाए। सीरियसली पेपर में मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो लिख देना, रीजन मत लिखो तो आधा नंबर कटेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो पूरे मार्क्स कटेंगे, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन 15 कर लो, दैट्स अ न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन और ये पेपर में आता है। नंबर वाला क्वेश्चन ना कभी कभी टीचर्स को होता है कि डाल दे, तो लगता है ये सिमिलैरिटी से है या लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री से है, किसी से भी कर सकते हो। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल है उसकी लेंथ 6 मीटर है, कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, उसकी ना शैडो 4 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड। दिस इज द पोल एंड दिस इज द शैडो, and at the same time a tower
तो कहते हैं उसी टाइम पर ना, एट द सेम टाइम कहने का मतलब क्या होता है? ये ना ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे, एट द सेम टाइम। अच्छा, दिन का टाइम हो, सेम टाइम का मतलब अगर सेम जगह पे भी खड़े होते हैं तो क्या होगा? जो सन की रेज, जितनी शैडो लंबी मेरी होगी उतनी दूसरे वाले बंदे की भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी ज्यादा लंबी आएगी 12 बजे और उसकी छोटी आ जाएगी। प्रोपोर्शनेटली हमारी हाइट के हिसाब से हमारी शैडो होगी एट द सेम टाइम। का मतलब है सन का जो एलिवेशन है वो सबका सेम है। सन जो जिस एंगल पे रेज एक ऑब्जेक्ट पे आ रही है, उसी एंगल पे रेज दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ रही है। तो दोनों के लिए सन सेम पोजिशन पर है। समझ में आ गया? राइट। ये ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप करेंगे कि इन दोनों के एंगल सेम होंगे, तो टावर भी और पोल भी 90 डिग्री पे होते हैं। सेम टाइम का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम। समझ में आ गया? जैसे इफ आई कीप दिस लाइट ओवर हियर एंड वी स्टैंड, तो वो लाइट का जो एंगल होता है, एक पोजीशन फिक्स करके अगर हम दो ऑब्जेक्ट को करते हैं तो उसका एंगल सेम वे में आएगा। ठीक है। तो पोल भी ग्राउंड पर है, टावर भी ग्राउंड पर है। सन क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी ज्यादा होती है, तो जो उसकी रेस का एंगल होता है दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है ना? आप 12 बजे चेक करोगे, जैसे 12 बजे बिकॉज दैट टाइम द शैडो इज द शॉर्टेस्ट, कहते हैं ना। तो आप किसी की भी शैडो देखना उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली को मैच करेगी। जितनी प्रोपोर्शनेटली छोटी आपकी हुई है शैडो, उतनी ही उसकी भी छोटी हुई होगी। वो सेम टाइम का मतलब होता है कि हम पर जो रेज आ रही है वो सेम एंगल पे आ रही है। ऐसा नहीं कि मुझ पे किसी और एंगल से आएगी तो मेरी शैडो बड़ी हो गई, किसी और पे किसी और एंगल से तो उसकी शैडो छोटी हो गई। समझ में आ गया? जितना रेशियो मेरी एक्चुअल हाइट और शैडो में है, उतना ही रेशियो उसकी एक्चुअल हाइट और शैडो में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/4 या 6 लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। ट्रिग्नोमेट्री में ना ये क्लियर हो जाएगा। और लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, तो 6/h इज 4/20। ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए 90 डिग्री दोनों, पोल और टावर। और सेम टाइप का मतलब है सन की रेज का एंगल सेम है दोनों के लिए। ठीक है। तो 6/h इज इक्वल टू 4/8। इसे सॉल्व कर लो, हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी? 42 मीटर। समझ में आ गया? 3:2 की रेशियो यहाँ बन रही है, 3:2 की रेशियो यहाँ बन। 8th में ना एक क्वेश्चन किया, चैप्टर किया था वेरिएशन का, याद है? डायरेक्टली वेरी, इनवर्सली वेरी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया 6/4 टावर/28। बात समझ में आ गई? दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है ये? इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? क्लियर? सिर्फ इतना समझना कि ये एंगल सेम है, दैट्स व्हाई वी टेकन द ट्रायंगल सिमिलर। ट्रिग्नोमेट्री करोगे और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, चलो अब आ जाओ, मुझे डाउट बताओ अपने। टेस्ट सिर्फ 2 टेस्ट रह गए चेक होंगे, बाकी सब है, तो कल तो देगी। ठीक है ना? टेस्ट भी मिल जाएगा, तुम्हारा ही रहता है वैसे तो। और किस किस का रहता है बता देंगे। और जिसने किया है ना, हाँ तुम्हारा रहता है। और एक रेयांश, रेयांश का तो वैसे ही बहुत जल्दी चेक हो जाता है। एक कब, तभी तो इसी का बताया उसने, रेशियो के क्वेश्चन ही फॉर्मूला गलत लगाया हुआ है। देन व्हाट आई नोटिस, सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने किया है। फिर उसके बाद गलती और का हुई है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है। तो ये सब चीजें याद करवाने के लिए लिखना पड़ेगा। ओवरऑल ठीक था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं आता हो। हाँ, एक दो बच्चों का है बुरा हाल, उनको मैंने बता ही दिया था। तो कल तो मिल ही जाएंगे पेपर आराम से। ठीक है। तो कल ये इसके टेस्ट के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। और सैटरडे को फिर से टेस्ट है कोऑर्डिनेट का, करके आओ। कोई बात नहीं, पता क्या है, मार्क्स चाहिए बुक पेपर में, सितंबर में भी मार्क्स चाहिए। अच्छा बताओ, एपी या कोऑर्डिनेट किसकी डाउट है? एपी होगी सारी, सिर्फ प्रूव वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना? टू प्रूव और उसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो, तुम भी कर दो स्टार्ट। ठीक है। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 13। कोऑर्डिनेट का जैसे ये वाला टेस्ट था ना,
एनसीईआरटी बेस्ड, ऐसा ही नेक्स्ट टेस्ट भी ऐसा ही होगा। बस एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके हैंडआउट से हो जिसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, वरना एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही दूंगी दोबारा से, ठीक है, इजी टेस्ट ही दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है पॉइंट ए 2 - 4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। एक ना नोट लिखना, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता वो मिड पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, इट कुड बी द मिड पॉइंट बट इट्स नॉट ऑलवेज द मिड पॉइंट। लिखो, इफ अ पॉइंट if a point pxy is equidistant from 2 points A and B, then P need not always be the midpoint of PQ or midpoint of AB। हो सकता है पर हो हमेशा ऐसा नहीं है। इट इज वन, द मिड पॉइंट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ पॉइंट पी। बात समझ में आई? जब आपने इस पी क्यू को ज्वाइन किया तो ये 2 - 4 यहाँ पे लाए करे जरूरी नहीं है, इसका मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिड पॉइंट होता है वो डिस्टेंस इक्वल होता है उसका, लेकिन वो पॉइंट ए हो जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। पॉइंट जो हमारा इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट होता है ना वो मूविंग पॉइंट होता है, वो यहाँ भी आ सकता है। सबसे इजी मैंने आपको समझाया था, जब आप क्या करते हो काइट पे उसकी वो बांधते हो, है ना, उसको बांधते हैं जब हम डोर से, तो वो पॉइंट जो आप उसको जब बैलेंस करना होता है, दैट पॉइंट कीप्स ऑन मूविंग, कि आपने कितना बड़ा उसके रखना है ट्रायंगल को, और वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। समझ में आई बात? अब आगे कभी अब आएगा ना सीजन ट्रायंगल काइट्स का, तो देखना उड़ाकर या देखना उसको बांधकर, तो वो पॉइंट मूविंग है। कोई बहुत बड़ा रखता है इस पॉइंट को, एक पॉइंट पे दो काइट पे दो एंड पॉइंट्स है, कोई इतना रखेगा, कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर आएगा, सबका रूल यही होगा कि जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से। बात क्लियर आई? ठीक है, तो जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट होता है ना, वो जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, और मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट की एक वैल्यू है। क्लियर हो गया? चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, सॉल्व नहीं हुआ, वैल्यू नहीं आई। अच्छा, इसके आंसर्स गलत होने के चांसेस कम ही है वैसे। ये जो मैंने आपको ना साइड पे y = -3 - 5 लिखा हुआ है, ये आंसर है। उसके बाद इसी के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया था, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगी, 2 - 3, तो यहाँ पे पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 + 10 का होल स्क्वायर -4 - 5 का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसके अलावा कुछ और है तो बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये, हाँ वो भी ठीक है। 1² प्लस 12² या 12² प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो पता गलती क्या होगी यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने में, बता स्क्वायर को ओपन कैसे करेंगे? प्लस आएगा, दोनों माइनस है ना, तो प्लस हो जाता है। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा y² प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 के दो फैक्टर्स जिनका सम 8 हो, 5 and 3 आ गया। 13th में ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये चीज मैं बार बार आपको करवा रही हूँ। इफ इट इज -a - b का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज a + b का होल स्क्वायर। क्यों? क्यों मैंने कह दिया इसलिए, माइनस हमने क्या लिया, कॉमन, माइनस ऐसे मैंने बना दिया कॉमन, और ये भी स्क्वायर में है, तो ये -1 कॉमन लिया जाता है। जब माइनस ऐसे ब्रैकेट के बाहर हो इसका मतलब -1 है, फिर हमने -1 का स्क्वायर कर लिया और a + b का स्क्वायर कर लिया, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। समझ में आ गई बात है? चलो, अब इसके बाद 13th हो गया, इसके अलावा हाँ जी का कौन सा, 11।
एक पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट और पॉइंट, क्या ऐसे जितने भी पॉइंट्स है वो निकालो जो 10 यूनिट्स की लेंथ पर है, नहीं, विच आर एट डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट 10 फ्रॉम द पॉइंट 43। इस पॉइंट 43 से एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस स्क्वायर रूट 10 इतनी दूरी पर है, ठीक है। और जो पॉइंट निकालना है ना, उसके बारे में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ऑर्डिनेट इज, अब ये ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा ना, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इज ट्वाइस द एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई, वाई पक्का। एब्सिसा क्या होता है, इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब, तो y इक्वल टू, ये जो पॉइंट है इसमें एक x होगा, इसमें एक y होगा, है ना। तो y किसके इक्वल है, तो पॉइंट क्या बन गया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 10। समझ में आ गया। ऐसे ही एक दो, ये एक्चुअली एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन थे, मैंने सारे दे दिए जो भी था मुझे लिखा। और ये ना 9th क्लास में भी क्वेश्चन था आपके, यू रिमेम्बर, 3/2 टाइम्स, उसके बाद फिर इक्वेशन दी थी, उसमें वैल्यू पुट करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। हाँ जी, इसके अलावा कौन सा है किसी और का, कोई पढ़ रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट करनी शुरू की, 5-6 कर लो और, है ना, कर लो। पता क्या है, ये बाद में तुम्हें फायदा पता लगेगा इसका, कि मैं तुम्हारे पीछे पढ़कर होमवर्क करवा रही हूँ। इसके अलावा कोई है, एक क्वेश्चन और है, कोई और डाउट्स। हाँ हाँ, अच्छा, ये तो मैं पक्का करवाऊंगी, जितनी बार पूछ चुका, मेरी गलती है, मैंने टेस्ट अभी तक नहीं चेक किए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे ना प्रिंटेड टेस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, नव्या ले जाना, आरुष, और कौन कौन नहीं आया था, सानवी, आरव, ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट का टेस्ट, इसमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम। हमें पॉइंट दिया हुआ था ए 6, 5 और बी -4, 3। पी एम है, P is a point which is equidistant. P lies on the perpendicular bisector of AB. तो P की प्रॉपर्टी क्या होगी, P क्या करता है फिर इसका, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाएगा, तो मैंने अभी लिखवाया आपको, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, देखो क्या लिखा है हमने इस क्लास को शुरू होने से पहले, इफ P lies on the perpendicular bisector, देख पढ़ क्या लिखा है मैंने, देख, नहीं अभी जो लिखवाया है, आकर लिखवाया नहीं क्लास में, every point on perpendicular bisector is इक्विडिस्टेंट। तो जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके दिमाग में आया, मैं क्यों लिखवा रही हूँ इसको, कि जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके दिमाग में आए ना, या क्वेश्चन वहां पे लिखा है वर्ड, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक हो गया। तो लेट द पॉइंट पी एक्स वाई बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक जनरल पॉइंट है, फिक्स नहीं है कि नहीं जी वो 0, 9 होगा जो आपने निकाला था इस क्वेश्चन में आंसर, ठीक है, वो जनरल मूविंग पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल होगा। तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिख लो इस चीज को, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको हम एक्स वाई ले लेते हैं, इक्वेशन एक्स वाई पे सॉल्व होती है। आप क्या लिखेंगे, लिखो साथ साथ, तुमने ना फिगर ड्रॉ की है, कुछ नहीं, बस देख रहे हो उसको, y-5 का होल स्क्वायर, मैंने क्या लिया, ये डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, x+4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + 36 -12x, y² + 25 -10y, और यहाँ से x² + 16 +
8x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल। 6 और 9 25 होता है, यहाँ पे ये 25 कैंसिल। तो मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 12x माइनस 10y इक्वल टू 8x माइनस 6y। तो मैं यहाँ पे ले गई इसको, 36 को यहाँ रखा। 8 प्लस 12 कितना होता है 20x माइनस 6 प्लस 10 कितना होता है 4y। तो ये बन जाती है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हाँ तो क्या हो गया पीएम क्या, तुमने ना पता क्या है, तुम्हें कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स दिए हो तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है ना। तो आपका पीएम निकालने का, ये क्वेश्चन मेरा देने का पर्पस क्या था कि आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है। पीएम हैपेंस टू बी द पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, पीएन है, उसके 2 पॉइंट्स है, तो पीएम एक लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है लाइन का, और लाइन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको निकालनी क्या थी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जिसपे पी और एम दोनों पॉइंट्स होंगे। क्लियर हो गया, चलो जाओ।